जी, मैं कौशल अली साहब आपके पास, और मेरे पे दो चीजें हैं जो अजीत झा साहब ने बात कही और वो बहुत से लोगों के दिमाग में है, मेरे दिमाग में भी है, कि जब देश 1947 में आजाद हुआ तो सब लोग को नागरिक बने, इस देश के भारत के नागरिक बने, और अभी कुछ कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि क्या हम फिर से प्रजा बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, जो नागरिक से प्रजा बनने का सफर शुरू हो गया है क्या? एक तो मेरा प्रश्न यह है आपसे। दूसरा मेरा एक और दो प्रश्न, मतलब मैं दो तीन चीजें एक साथ कर ले रहा हूं, आप उस पर टिप्पणी कर दीजिएगा। गुजरात में, सूरत में 168 पेज का गुजराती में वो लिखा जाता है, जजमेंट आता है, जजमेंट 168 पेजेस, और वो सुबह तक, मतलब मैं ये मानता हूं कि वो ट्रांसलेट होके ही पहुंचा होगा वहां, वो ट्रांसलेट होके और सर्टिफाइड कॉपी निकालना, इसमें से जितने लोग कोर्ट कचहरी का मुंह देखे हो, भगवान ना करे कभी किसी को देखना पड़े, सर्टिफाइड कॉपी निकालना अपने में 168 पेज इज नॉट अ जोक। वो निकल के सुबह तक पहुंच जाती है, उसका ट्रांसलेशन भी हो जाता है। ये अपने में बहुत सी चीजें दिखा रहा है। और मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यह है, मैंने कल एक शो इस पे किया था, आप कहीं व्यस्त थे, आपसे भी बात हुई थी, आपने भी कुछ लोगों से कहा था, बिल्किस बानो वाले केस में लोगों का कहना, गुजरात के लोगों का कहना है कि यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्किस बानो को के हत्यारों को स्टेज पे बिठाएं, माला पहनाएं, उनको टिकट दें, गुजरात की जनता इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन मैं जितना बाहर समझा हूं, गुजरात के बाहर बिल्किस बानो केस से जरूर बीजेपी को भले ही एक वोट का फर्क पड़े, फायदा नहीं हो रहा है। मैं कौशल अली साहब, ये दो तीन चीजें एक साथ, प्रजा नागरिक से प्रजा बनने का सफर, बिल्किस बानो, एक सौ, इस सब पे एक आपकी कॉम्प्रहेंसिव टिप्पणी देना चाहता हूं। जैसे आपने बताया कि 1947 में भारत देश आजाद हुआ और गुलामी से लोग नागरिकता की तरफ बढ़े, तभी पहले ही देशद्रोह का जो कानून था उसको उसको सस्पेंड करने का था, उसको खत्म करने का था। तब जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि राष्ट्रद्रोह का कानून अभी चलने दीजिए, क्योंकि वो बैक ऑफ द माइंड उनके अंदर ये था कि वामपंथी लोग थोड़े पॉपुलर हो रहे थे, तब उनको पॉलिटिकली उस राष्ट्रद्रोह को यूज किया जा सकता था। तो जब भारत आजाद हुआ, जब हमारे फ्रीडम मूवमेंट में जितने लोगों को राष्ट्रद्रोह के केस में फांसी पे या उनकी जिंदगी को ले लिया गया, वैसे कानून को कांग्रेस की पहली सरकार ने खत्म नहीं किया। तो जो मूवमेंट होना चाहिए था देश की आजादी का, वो मूवमेंट सही तरीके से शुरुआत ही नहीं हुआ। दूसरी बात आपने बोली गुजरात के मैटर के लिए, तो जब ये केस बन रहा है, कांग्रेस ने भी इसको हल्के में ट्रीट किया, हमको ऐसा लगता है। अगर कुछ आर्गुमेंटेड अच्छे वकील वहां पर मौजूद होने चाहिए थे, तो कांग्रेस ने भी बहुत इसको सही तरीके से टैकल नहीं किया। और बीजेपी तो उसका काम ही ऐसा है कि हर चीज के अंदर, जैसे आपने बताया ना कि वो अतीक अहमद पेशाब करने गए तो भी वो बीजेपी की सरकार उसको इवेंट तरीके से बना रही है। 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जब पेशाब करने के लिए बाथरूम में गए थे, तो नेशनल मीडिया का एंकर, वो रिपोर्टर, वो पूछ रहा था कि मोदी साहब ने पीला पेशाब किया है, सफेद पेशाब किया है। तो हमारी पत्रकारिता का भी वो बेहतरीन नमूना हमने 2014 में देखा है। बिल्किस बानो के केस में, अच्छा, ये जो राहुल गांधी के ऊपर जो मामला बना, उसमें तो कांग्रेस का भी बहुत बड़ा वीकनेस हमको नजर आता है। तीसरी बात, आपने बिल्किस बानो की जो बात किया है, अब नैरेटिव इस देश में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड हो गया है। तो जो माइनॉरिटी के सवाल होंगे वो कभी भी लोगों के तरफ आने वाले नहीं है, क्योंकि लोग ना तो बेरोजगारी पे, ना कोई गरीबी पे कोई मुद्दा बन रहा है। अभी अदानी का मुद्दा बन रहा है, जिससे जो इस मार्जिनलाइज पॉपुलेशन जो इंडिया की है, उसको कोई लेना देना नहीं है उससे। जो रियल सवाल है जिसमें सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते थे, वो हो नहीं पा रहा है। तो बिल्किस बानो के मुद्दे पर गुजरात में तो बीजेपी को फायदा हुआ है। जैसे अगर कोई मुस्लिम्स को अगर टारगेट किया जाता है, जैसे शाहरुख खान की मूवी को टारगेट कर लिया, तो
उसको क्या कहते हैं, ज्यादातर फैनेटिक लोग उसको सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम का नाम आ जाने से ही बीजेपी को फायदा होता है गुजरात में। अब गुजरात के बाद यूपी में भी तो ऐसा हो ही रहा है। अतीक अहमद के केस से भी ले लो आप, या दूसरे किसी भी मामले में आप देखो। इसलिए बीजेपी ने जो कार्ड खेला है माइनॉरिटी और मेजोरिटी का, वो उसको बहुत भारा है, और ये पता नहीं कितने लंबे टाइम तक चलेगा। और कांग्रेस पार्टी इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगी, क्योंकि अदानी की जो बात राहुल गांधी अकेले कर रहे हैं, उनका उनका कॉन्फिडेंस सही है राहुल गांधी का, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं, गहलोत से लेके झारखंड के मुख्यमंत्री तक, वो सारे लाल झाजम बिठा के अदानी के लिए खड़े हुए हैं। गुजरात के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो अदानी के रहमो करम पर जिंदा है। तो कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ नहीं सकेगी। अकेले राहुल गांधी की बात नहीं है, क्या राहुल गांधी इस बात को आगे ले जा रहे हैं तो उनको बैकफायर कोई दे रहा है? अब मुझे तो कोई नेता बैकफायर देता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो सारे ही कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अदानी के रहमो करम पर अभी जिंदा है। और दूसरा कि बीजेपी और मोदी की जो स्टाइल है राजनीति करने की, वो अभी गहलोत अगर चूचा करने लगेंगे तो उनके लड़के का बहुत सारे मैटर है, उसको दबा दिया जाएगा तो गहलोत बैठ जाएंगे। जैसे ही कांग्रेस के अलावा बंगाल के अंदर अगर वहां की मुख्यमंत्री जरा भी ज्यादा फोर्स लेने की कोशिश करेगी मोदी के या बीजेपी के खिलाफ, तो अभिषेक का मामला बहुत ज्यादा पड़ा है, उसको अगर उसका टेटवा दबा दिया तो वो भी बैठ जाएंगे। इसलिए ये स्पाइनलेस नेताओं की जो विपक्ष की जो फौज है, वो इस फासिस्ट गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकती। 1977 का जो मामला था वो थोड़ा डिफरेंट था, जिसमें जेपी जैसे लोग थे, उसको सपोर्ट करने वाली एक नई फौज तैयार हो गई थी, पासवान, मुलायम, लालू, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन आज जो अपोजिशन में जो नेता या पार्टी है, वो सारों के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, और सबकी फाइल पीएमओ ऑफिस पर पड़ी हुई है। वो आसानी से जब चाहे किसी का बटन दबाकर उसको शांत कर सकते हैं, किसी के खिलाफ उकसा सकते हैं। इसलिए अभी हमको देखना होगा कि राहुल गांधी के पास में जो अपॉर्चुनिटी आई है पहली बार उनकी, क्योंकि लास्ट डिबेट में हमने आपको बोला था कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को बोलने नहीं दिया जा रहा सांसद में, तो सबको रिजाइन करके सड़क पर सांसद बनानी चाहिए। अब रियल में देखना है राहुल गांधी और अपोजिशन के नेताओं के अंदर कितना मादा है। जिस तरह से 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ लोग संसद छोड़कर सड़क पर जो पार्लियामेंट बनाई थी, क्या इस बार के नेता ये कर सकेंगे इस फासिस्ट सरकार को रोकने के लिए? जी जी मैं कौशल साहब, मैं एक तो दर्शकों को भी बताता चलूं, 75 से 77 में तो इमरजेंसी उठ गई थी और इलेक्शन हो गया था। 76 71 में इलेक्शन हुआ था, 76 में ड्यू था। जब इलेक्शन वो बढ़ाया गया तो केवल दो नेता, मधुलिमा और शरद यादव, इन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, ये कह के कि हम बढ़े हुए उसका नहीं। केवल दो नेता, बाकी किसी नेता ने इस्तीफा नहीं दिया था विपक्ष के भी। ये मैं सिर्फ रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए कह रहा हूं। जी कौशल अली साहब, बहुत संक्षेप में मैं एक और प्रश्न, इसलिए क्योंकि सिर्फ प्रश्न करके बहुत संक्षेप में जवाब। एक नया चीज जो बीजेपी के पास एक टाइम टेस्टेड एक उनके पास जादू है, और वो जादू यह है हिंदू मुस्लिम। कर्नाटका इलेक्शन से जस्ट पहले कल परसों में उन्होंने मुसलमानों को वहां 4% रिजर्वेशन देवेगौड़ा के जमाने में 95-96 में दिया गया था कि वो भी एक रिजर्वेशन है, वो पूरा रिजर्वेशन उनसे ले लिया गया, पूरा, मतलब कम नहीं किया गया, वो उनसे रिजर्वेशन पूरा छीन लिया गया है, और 2% वोकालिगा, 2% लिंगायत को बढ़ा दिया गया है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, क्या आपको ये लगता है कि ये टाइम टेस्टेड है बीजेपी को, और बीजेपी को हर बार ये लगता है कि ये वाली दवाई काम कर जाएगी? इस बार मेरे हिसाब से ये दवाई इस बार काम नहीं करेगी। आपको क्या लग रहा है कौशल अली साहब? नहीं, ये दवाई बिल्कुल काम करेगी, और हिंदुस्तान में तो बिल्कुल ही काम करेगी। 1984 में जैसे गुजरात के अंदर 2002 के दंगे में 2 मिनिस्टर
जाके बैठ गए थे कि अभी कुछ नहीं करना, वैसे ही 1984 के अंदर कांग्रेस के नेता भी बैठ गए थे कि भाई जो गुस्सा है वो लोगों का उतर जाने दो। इसलिए यहाँ पर इस देश में नागरिक बनाने से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इंसान बनाने की जरूरत है। एक्चुअल में यहाँ पर लोग पशु हो गए, जाति धर्म और प्रांतवाद से ज्यादा ऊपर सोच नहीं पाते। इसलिए जो आपने शुरुआत की थी कि देश में लोगों को नागरिक बनाने की, प्रजा बनाने की कोशिश करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंसान बनाने की जरूरत है। यहाँ के लोग ऐसे हो गए जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, उनको बात आएगी तो मुस्लिम और हिंदू तुरंत ट्रिगर हो जाएगा और अपनी बात को मुखर होके कहने लगेगा। इजराइल के पास से सीखने की जरूरत है। जब न्यायपालिका के सुधारे के बिल जब वहां पर आता है इजराइल में, तो इजरायली नागरिक सड़कों पे उतर के उसके घर का घेराव कर लेते राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति को अपनी जान बचाने के लिए वहां से घर छोड़ के भागना पड़ता है। यानी जनता कितनी अवेक है कि अगर सरकार वहां जजिस की अपॉइंटमेंट के लिए इजराइल गवर्नमेंट अपने हाथ में लेना चाहती है, जिस तरह से भारत सरकार न्यायपालिका को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान के लोग मुर्दा हैं, सड़क पर उतरने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि ऐसे नेता ही नहीं बचे जो लोगों को सड़कों की राह पे ले जाए। इसीलिए हमको इजरायली सिटीजन्स की तरह इंसान बनने की जरूरत है, ना कोई धर्म, जाति और प्रांतवाद पर जाने की जरूरत है। और राहुल गांधी को तो अब तो ये बोलना चाहिए कि अगर क्या करें, हमको मिटाने की कोशिश करोगे तो हरदम गर्दन कटाने के लिए डटे रहेंगे। अगर जुल्मो सितम इतने बढ़ाते रहोगे तो सोचने समझने वाले लोग क्या सोते रहेंगे? इसलिए राहुल गांधी को अब सड़क पर उतरने की जरूरत है और हर जगह, हर शहर, सड़क को संसद बनाने की जरूरत है। जी जी